नमस्कार, आप सबका आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने कल भारतीय संसद के बारे में पढ़ा था और संसद के दो भाग, पहला लोकसभा और दूसरा था राज्यसभा, इसके बारे में पढ़ लिया था। मैंने बताया था आपको कल हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति है भारत का प्रथम नागरिक, देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सभापति। ठीक है, देश का राष्ट्राध्यक्ष, कार्यपालिका प्रमुख, कहने को राष्ट्रपति सब कुछ है। राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च नागरिक है, सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति है। लेकिन देश संसदीय शासन व्यवस्था है और उस संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक, दूसरी नाममात्र की। तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो है, लेकिन राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 74 में अपनी समस्त शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल को देता है और वो उसका उपयोग करते हैं। अब हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आपको पता ही है, और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार निर्वाचित हुए हैं और बाकी सभी राष्ट्रपति 1 बार ही निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले देखते हैं योग्यताएं, क्या योग्यताएं होगी वो राष्ट्रपति बनेगा। पहली योग्यता राष्ट्रपति की है, वो है भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद पर, लाभ का पद कौन कौन सा है, इनको छोड़कर सबका लाभ। एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक मंत्री और राज्यपाल। ये पद लाभ के दायरे में नहीं आते हैं। इनके अलावा समस्त प्रकार के जो भी पद है वो सब लाभ के दायरे में आते हैं। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसको उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होगी। अगर मंत्री है, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है तो उसको भी मंत्री पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई अगर कलेक्टर है और उसको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो उसको कलेक्टर से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये तो थी योग्यता है उसमें लाभ के पद पर। तीसरी जो योग्यता वेरी इंपॉर्टेंट है वो है इसकी उम्र के बारे में। कहा गया कि उसकी उम्र है, राष्ट्रपति की उम्र वो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक कितनी भी हो सकती है और 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें राष्ट्रपति की योग्यता में दिवाली और पागल जैसा शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है। योग्यताओं के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग तो नहीं लेती है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा विधानसभा। इनके भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं
लोकसभा के 543 प्लस राज्यसभा के 233 सदस्य, ये तो है संसद के। और प्रत्येक राज्य की अलग अलग विधानसभा है। इस देश में कुल 31 विधानसभा है। उन सब विधानसभाओं के जो विधायक है, एमएलए हैं, वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी का मत बराबर होता है? नहीं, इसके लिए सबका मत अलग अलग होता है। एक का जैसे विधायक का मत कितना होगा, इसके लिए एक सूत्र है कि राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा सदस्यों की संख्या बटा 1000। तो उस समय राज्य की जनसंख्या, और राज्य की जनसंख्या भी कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं, ये है 1971 की जनगणना यहाँ पर काम आएगी। और 1971 की जनगणना से राजस्थान का निकालते हैं, ये राजस्थान में 1971 में जनसंख्या थी, वो थी 2,57,00,000 बटा उसमें विधायक थे 200, भाग देंगे 1000 का, तो इसको डिवाइड करोगे तो लगभग एक विधायक की कीमत है वो 128 आती है, 128। तो मदन प्रजापत, जैसे यहाँ का विधायक है मदन प्रजापत के वोट की कीमत कितनी होगी? 128 होगी। जबकि आमतौर पर भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें से मेरे वोट की कीमत 1 होती है और आपके वोट की कीमत 1 होती है। लेकिन यहाँ वोट की, और अगर इनको 200 से गुणा करोगे इंटू 200 करोगे तो पूरी राजस्थान की विधानसभा की कीमत आपको पता है। जैसे एक की कीमत 128 है, तो 200 की कीमत निकालने के लिए 200 से गुणा करोगे तो पूरे राजस्थान की आपको निकल जाएगी। इस प्रकार हर राज्य की अलग अलग जनसंख्या है, इस वजह से हर विधायक की कीमत, जैसे यूपी के विधायक की कीमत अलग होगी और राजस्थान की विधायक की कीमत अलग होगी। उसके बाद है संसद का जो सदस्य एमपी है। अब एमपी के वोट की कीमत कितनी होगी, इसके लिए भी सूत्र है, वो है देश की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के वोट की कीमत। राजस्थान की एक विधायक की कीमत 128 है, 200 की कितनी होगी? फिर 200 जैसे पूरे भारत की जितनी विधानसभाओं की जितनी कीमतें हैं उसके बट्टे में संसद के सदस्य कौन से? 543 लोकसभा के प्लस 233 राज्यसभा के। इसमें निर्वाचित सदस्य 12 सदस्य मनोनीत भाग ले लेते हैं, इसमें 2 एंग्लो इंडियन भाग ले लेते हैं, बट इसमें बट्टा और भाग नहीं देते हैं। जो कीमत आती है लगभग कीमत आती है 708, और वो 708 कीमत किसकी है? एक एमपी की कीमत 708 है। तो इस प्रकार इस प्रकार होते हैं वोट। अब वोट कैसे होते हैं? वोट होते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखिए साधारण चुनाव, आम चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले को की विजय होती है। जैसे वोट है 100 पर 5 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है ना? एक के अगर आगे 30 आगे, एक के 20 आगे, एक के 10 आगे, एक के 15 आगे और एक के 15 आगे। तो
तो 30 वाला जीतेगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में जो न्यूनतम कोटा है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। न्यूनतम कोटा है 50 + 1, 50% +1। अगर आधे से अधिक वोट आपको नहीं मिलते हैं तो आपको विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं 5 कैंडिडेट खड़े हैं। पहले को वही 30 वोट, दूसरे को 20, 15 और 20 इस प्रकार से थे। तो पहली जो मतगणना होती है इसमें कोई भी विजेता नहीं है, तो उसमें ये रूल है कि सबसे कम जो इन्होंने वोट दिया है वो दूसरी मतगणना में भाग नहीं। जैसे सबसे कम किसने दिया है 15 वोट, तो इसको हटा देते। इसके वोट है वो जिसको जाएंगे उसको दे देते हैं। उसके बाद द्वितीय मतगणना होती है, और द्वितीय मतगणना में भी अगर परिणाम नहीं निकलता है तो तृतीय मतगणना होती है, और तृतीय मतगणना में परिणाम निकल जाता है। आधे से अधिक वोट जिसको मिलते हैं वो है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के लिए एक और खास बात, कि राष्ट्रपति में न्यूनतम कोटा है वो आपको प्राप्त करना जरूरी है। उसके बाद है राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है CJS, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। लेकिन अगर त्याग पत्र राष्ट्रपति देना चाहे तो मुख्य न्यायाधीश को न देकर के उपराष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति को शपथ है वो देश का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अब शपथ के बाद राष्ट्रपति को कितना पेमेंट मिलता है? राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। देश का सबसे बड़ा वेतन है। सबसे ज्यादा अगर किसी को वेतन दिया जाता है वो है राष्ट्रपति को, वो है 5 लाख पर मंथ। 5 लाख पर मंथ तो केवल वेतन है। उसके अलावा उनको कई प्रकार के भत्ते दिया जाता है। निःशुल्क आवास राष्ट्रपति भवन में, निःशुल्क आवास की व्यवस्था है। उनको यात्रा भत्ता मिलता है, वही भत्ता मिलता है, चिकित्सा भत्ता मिलता है, और तरह तरह के उनको भत्ते मिलते हैं। और राष्ट्रपति का वेतन हो गया। अब है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कितने साल काम करेगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष से 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अब भारतीय संविधान में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, 2 बार बने। उसके अलावा उसके बाद आज तक कोई भी राष्ट्रपति 2 बार नहीं बनाए, 1 बार ही बनाए। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष के बीच में अगर राष्ट्रपति पर कदाचार के आरोप लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति का काम संतोषजनक नहीं है, तो संसद है वो 14 दिन पहले नोटिस देती है। 14 दिन पहले नोटिस देती है, और उसके बाद संसद के किसी भी सदन में महाभियोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र किया है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, और अगर महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में आज दिन तक ये देखा जाए तो राष्ट्रपति को अभी तक महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति वैसे त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता ही है। एक और खास बात, राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो शपथ ग्रहण करने की जो तिथि है, एक हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी इस देश के राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी ने
ने शपथ ली थी 25 जुलाई को, और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अब नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई को राष्ट्रपति बने और निर्विरोध हुए, इस वजह से उसको लक की तारीख माना जाता है। उसके बाद आज दिन तक राष्ट्रपति शपथ लेता है वो 25 जुलाई को ही लेता है, इन्हें एक दिन पहले नहीं एक दिन बाद। लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव अगस्त तक नहीं होता है, वैसे 24 जुलाई तक चुनाव वगैरह हो जाते हैं और 24 जुलाई को काम निपट जाता है, लेकिन अगर अगस्त सितंबर तक चुनाव करवाने की स्थिति नहीं है, अगर चुनाव है वो चुनाव नहीं करवा सकता है, तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बने तब तक राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। इस देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था आपको पता है 2 प्रकार की कार्यपालिका होगी, एक नाम मात्र की, एक होगी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका है, उसका प्रमुख होगा राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ये उसके प्रमुख होगा। लेकिन वैसे संवैधानिक अध्यक्ष हैं, संविधान है और राष्ट्रपति को अध्यक्ष मानता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष मानता है, देश की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। लेकिन राष्ट्रपति हैं वो अपने कार्य को हल्का करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 74 में वो शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सौंपता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो है और उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां तो मुश्किल से होगी, फिर भी एक बार नजर दौड़ाते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की बहुत बड़ा टॉपिक है, राष्ट्रपति की शक्तियां। हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पहले जो विधायी शक्ति, कोई भी कानून जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करेगा, तब तक अधिनियम नहीं बनेगा। उसके बाद एक कार्यपालिका संबंधी शक्ति, मैंने बताया कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति ही सभी प्रकार के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, मंत्रियों को शपथ दिलाता है और उनके कामकाज को देखता है। फिर है राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपालों की नियुक्ति करता है, देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, सब नियुक्तियां वो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आपातकालीन शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। ये जब देश के अंदर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या फिर आंतरिक संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, सरकार काम नहीं कर पाती है, उस समय देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। धारा 356 वही कि वो स्थिति राज्य में बने, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्य अब काम करने की स्थिति में नहीं है, सरकार गिरने की संभावना है, तब तो धारा 356 लगती है। और धारा 360 होती है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या है? जब देश दिवालिया हो जाए, देश में आर्थिक संकट उभर जाए, आ जाए, तब देश का राष्ट्रपति है सब समस्त शक्ति अपने हाथ में लेता है, केंद्र सरकार को भंग कर देता है और मार्शल लॉ लगा देता है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लगाकर राष्ट्रपति सभी के वेतन में कटौती कर देता है। इस प्रकार राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। सौभाग्य की बात यह है कि अपने इस देश के अंदर आज दिन तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। कौन सा? 356 वाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे।